हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरिम बजट जो कि आपका लॉन्च हुआ था फेब मंथ में। क्या है इसके की नंबर्स और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बजट के बारे में। देखो, जो बजट का बेसिक है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आपको बजट बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक सरकार की, ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें, जब भी वो बजट पेश करती है तो वो दो चीजें कैलकुलेट करती है। एक, कि उसकी टोटल रिसीट्स कितनी है। दूसरा, उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। देखो, रिसीट का मतलब क्या होता है, उसकी टोटल इनकम कितनी आएगी, उसको कहां कहां से पैसा आएगा वो सब कैलकुलेट करती है। दूसरा, कि उसका पैसा जाएगा कहां का, टोटल खर्चा कितना होगा। तो ये दो पार्ट्स में होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू और एक होता है आपका कैपिटल। तो रेवेन्यू में अगर मैं रिसीट पार्ट देखूं कि पैसा उसको कहां कहां से आता है, तो उसको दो तरीके से पैसा आता है सरकार को। एक तो टैक्स की फॉर्म में, और टैक्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जैसे आपका इनकम टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, ठीक है, वो हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आप सामान परचेज करते हो, ठीक है, तो जीएसटी की फॉर्म में आप जो पैसा देते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगती है जो कि आपके पेट्रोलियम पे लगती है। जैसे जो आप पेट्रोल भराते हो उस पर क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी। तो वो पैसा कहाँ जाता है टैक्स की फॉर्म में, सरकार के पास। तो ये होगी उसकी टैक्स से इनकम। ठीक है, फिर सरकार को नॉन टैक्स इनकम भी होती है। वो कैसे, कि देखो, सरकार क्या करती है, जैसे हमने बिजली खरीदी, ठीक है, बिजली यूज करते हैं तो बिजली का बिल पे करते हैं, वो पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। फिर हम रेलवे की टिकट परचेज कर रहे हैं तो वो पैसा किसके पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये सर्विसेज के थ्रू भी पैसा कमाती है सरकार। फिर डिविडेंड के थ्रू भी पैसा कमाती है सरकार, ने भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे होते हैं। तो जैसे कि अब आप एलआईसी देख लो, ठीक है, एलआईसी में 95% शेयर जो है किसका है, सरकार का है। 5% की डिसइन्वेस्टमेंट की थी जब आईपीओ आया था एलआईसी का, तो 95 किसके पास है, अभी भी सरकार के पास। तो जो एलआईसी को प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड उनको देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो ये डिविडेंड के रूप में भी पैसा कमाती है। फिर सरकार ने भी लोन दे रखे होते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका का लोन दे रखा है, नेपाल वगैरह का लोन दे रखा है, तो उस पर इंटरेस्ट कमाती है। वो पैसा भी किसमें आता है, उनके रेवेन्यू रिसीट में। ठीक है, और ग्रांट्स रिसीव्ड, ग्रांट मतलब जैसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दान देता है, ठीक है, कभी कभी, तो वो चीज भी किसमें आती है, रेवेन्यू रिसीट में। देखो, ये ग्रांट्स है, ठीक है, दान, ना कि लोन। ठीक है, इसमें फर्क है। फिर हम बात करें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, ये इनके मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई नई एसेट फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कि कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे, कोई पुल नहीं बना रहे। ये सिंपल जो सरकार के बार बार के महीने के रेगुलर खर्चे होते हैं वो आते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे कि सरकार ने जो पुराने लोन ले रखे होते हैं उसका इंटरेस्ट चुकाती है सरकार, वो आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फिर क्या कहते हैं, सब्सिडी देती है, जैसे सरकार एलपीजी पे सब्सिडी दे रही है, ठीक है, फूड एंड फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रही है, वो सारा खर्चा कहाँ से निकलता है, रेवेन्यू पार्ट से। फिर सैलरीज, सैलरीज हो गई, पेंशन हो गई, वो सब कहाँ से आता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कैपिटल साइड की, तो कैपिटल रिसीट में क्या आएगा, जो सरकार लोन लेती है, ठीक है, चाहे इंटरनल फॉर्म में या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसी हो जाएगी, जैसे आईएमएफ से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। ठीक है, और इंटरनल लोन कैसे कैलकुलेट होता है, देखो, इंटरनल लोन के लिए सरकार क्या करती है, बैंक्स को क्या बोला हुआ है कि बैंक्स ने 18% एसएलआर मेंटेन करना है। ठीक है, अब ये बैंक एसएलआर कैसे मेंटेन करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करके, गोल्ड की फॉर्म में या फिर कैश। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेंगे तो वो पैसा क्या हुआ, वो एक तरीके का गवर्नमेंट ने उधार लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको अपनी सिक्योरिटी दे दी, बदले में इनसे पैसा ले लिया, तो वो होता है आपका इंटरनल डेट। ठीक है, और अगर हम नॉन डेट की बात करें, तो नॉन डेट मतलब जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट करती है सरकार, जैसे एलआईसी के केस में क्या था, 5% जो था वो आईपीओ लाए थे, वो अपना जो शेयर था 5% का वो सेल कर दिया था आईपीओ की फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में भी सरकार को पैसा कमाती है। ठीक है, फिर लोन्स रिकवर्ड, जो सरकार ने जैसे अपने नेबर्स कंट्री को, नेपाल श्रीलंका वगैरह को लोन दे रखे हैं, वो लोन जब वापस आते हैं रिपेमेंट, वो किस में आती है, आपकी कैपिटल रिसीट में आती है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेन क्या होता है, जब सरकार अपनी एसेट्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो देखो, हमने बैंक का इतना बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ ली, उसमें एक चीज हमने पढ़ी है कि बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, जब वो किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे सरकार के केस में एसेट क्या होंगे, जब वो किसी को लोन देगी। ठीक है, या तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, जैसे कि पुल बना दिया, ठीक है, उस पर टोल टैक्स लेने पड़े, रोड बना दी। ठीक है, इन सब पे क्या होगा, आपका ये एसेट क्रिएशन होगी और इससे क्या होगा, सरकार को पैसा आएगा। ठीक है, ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी में कुछ शेयर खरीद लिए, पीएसयू में कुछ शेयर खरीद लिए, ठीक है, वो होती है इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू वो डिविडेंड के थ्रू पैसा कमाती है। तो ये तो बात थी रेवेन्यू और कैपिटल की। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं ध्यान में रखने वाले, वो क्या चीज है, देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट
टोटल पैसा सरकार ने कितना कमाया है टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू, तो टोटल पैसा सरकार ने कमाया है 30.80 लाख करोड़। ये नंबर है ध्यान में रखने वाला, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो टोटल पैसा खर्च कितना किया है सरकार ने, टोटल पैसा खर्च किया सरकार ने 36.54 लाख करोड़, ठीक है। अब वही बात करें हम कैपिटल रिसीट की, तो कैपिटल रिसीट कितनी है सरकार की 17.6 लाख करोड़, ठीक है। और वहीं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो टोटल एक्सपेंडिचर है कितना, ये ध्यान में रखना 11.11 लाख करोड़, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले हमारी फिस्कल डेफिसिट की, कि फिस्कल डेफिसिट कितना है सरकार का। तो फिस्कल डेफिसिट होता कितना बेसिकली, देखो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक है। टोटल इनकम कितनी है सरकार की, पर ये जो टोटल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम बोरोइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो सरकार लोन लेती है उधार लेती है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 36.54 लाख करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 11.11 लाख करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो कितना गया सरकार का, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया सरकार का कितना, देखो 36 और 11 47 पॉइंट समथिंग आया है, ठीक है। 47.65 लाख करोड़, देखो ना 516 415, ठीक है 47.65 लाख करोड़। और अगर मैं टोटल रिसीट की बात करूं, तो टोटल रिसीट में हम किसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल रिसीट में सिर्फ हम रेवेन्यू रिसीट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैपिटल रिसीट को इंक्लूड नहीं करते, ये सारी हमारी क्या होती है बोरोइंग होती है, ठीक है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते, तो टोटल रिसीट कितनी होगी हमारी 30.80 लाख करोड़, 30.80। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आया कितना 16 पॉइंट, ये कितना हो गया 85, ठीक है 16.85 करोड़, जो कि कितना है, ये है हमारा 5.1% ऑफ जीडीपी, 5.1% ऑफ जीडीपी। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर फिजिकल डेफिसिट पूछे कितना है 16.85 लाख करोड़, और ये कितना है जीडीपी का 5.1% ऑफ जीडीपी। एक और चीज होती है, एक और चीज होती है, वो होती है आपकी प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। अब देखो यहां पे क्या होता है, सरकार बोलती है कि देखो फिजिकल डेफिसिट बेशक इतना है, पर क्या किया हमने, हमने देखो जो पुराने लोन्स थे, यहां पे देखो ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा आपका, जो पुराने लोन्स थे उस पे हमने इंटरेस्ट भी तो पे किया है, वो हमने थोड़ा लिया था लोन, वो तो पिछली सरकार ने लिया था, उसका इंटरेस्ट भी हम चुका रहे हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे अपने में, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट का जो प्राइमरी डेफिसिट आएगा वो कितना आएगा आपका, देखो फिजिकल डेफिसिट आपका 16.85 लाख करोड़, इसमें से हम इंटरेस्ट वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया सरकार ने 11.90 लाख करोड़, ठीक है। तो ये टोटल कितना निकल के आया, ये आया आपका निकल के 4.95 लाख करोड़। ये है आपका प्राइमरी डेफिसिट, जो कि जीडीपी का कितना परसेंट है, ये है जीडीपी का 1.5%। तो सरकार कह रही है देखो हम बस इतने डेफिसिट के जिम्मेदार हैं, जो बाकी डेफिसिट था वो क्या था, प्रीवियस सरकार ने जो लोन ले रखा था 25-25 साल का 30-30 साल का, ठीक है। नेहरू जी ने जो लोन ले रखा था, बीजेपी तो यही बोलती है कि नेहरू जी ने जो लोन ले रखा था उसको हम चुका रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो वो अपनी गलती नहीं मानते, इसलिए वो प्राइमरी डेफिसिट को इंक्लूड करते हैं कि भाई जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन्स पे, प्रीवियस लोन्स पे, उसको माइनस कर देंगे तो वो आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, वो है हमारा 4.95 लाख करोड़, जो कि है आपका 1.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ से आपका जो बजट का थ्योरेटिकल पार्ट है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे, नंबर्स और डाटा, जो कि आपको रिटेन करना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच ओपन कैसे की। सबसे पहले बोला उन्होंने कि देखो अभी तक हम क्या बोलते थे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब इसमें एक चीज और जोड़ दो, वो क्या है, सबका प्रयास। और सबका प्रयास क्यों चाहिए, ताकि इंडिया जो है वो डेवलप्ड नेशन बन जाए, कब तक 2047 तक। वहीं पीएम मोदी ने बोला कि देखो अगर इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो इंडिया को जो 4 हमारे कास्ट है इनकी अपलिफ्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब इनको बूस्ट देना पड़ेगा, इनको ग्रो करवाना पड़ेगा। और वो 4 कास्ट कौन सी बोली उन्होंने, एक गरीब, दूसरा महिलाएं, तीसरा युवा, और चौथा अन्नदाता, जो कि हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है। तो इन चारों की तरक्की होगी तो देश अपने आप क्या हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा 2047 तक, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, ये चीज बोली प्रधानमंत्री मोदी ने। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम गरीब कल्याण देश का कल्याण है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है,
25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है पिछले 10 सालों में। अब यहाँ पे बात बनती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है। देखो सिंपल पॉवर्टी की बात करें कि जिस आदमी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है उसको क्या बोला जाता है, गरीब बोला जाता है। पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में देखो रोटी कपड़ा मकान तो इंक्लूड है ही, साथ ही साथ इसमें और क्राइटेरिया इंक्लूड हो जाते हैं कि भाई उसको एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि नहीं, फिर उसको मेडिकल असिस्टेंस मिलता है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि नहीं, ठीक है। ऐसे 5-6 चीजें, फिर उसकी सोसाइटी एरिया कैसा है, ठीक है, फिर उसको प्रॉपर पानी मिलता है कि नहीं टैप से, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं, वो सारे क्राइटेरिया इंक्लूड करके किसमें आते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। तो सरकार का बोलना है कि हमने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पिछले 10 साल में। फिर सरकार अब क्या बोल रही है कि हमने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, जिसके आधार के साथ आपका अकाउंट लिंक होगा तो डायरेक्ट सरकार आपके अकाउंट में पैसे डाल देगी, ठीक है। तो डीबीटी के थ्रू हमने 34 लाख करोड़ पैसा डाला है जनधन अकाउंट्स में, जिसकी वजह से सरकार के 2.7 लाख करोड़ रुपीस बच गए हैं। अब ये बचे कैसे, देखो पहले सरकार क्या करती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसा देगी, फिर वो अलग अलग पंचायत को पैसा देंगे, फिर पंचायत वाले कस्टमर्स को देंगे, ठीक है, जो भी बेनिफिशियरीज होगा उनको पैसे देंगे, जिसमें क्या होता था, खर्चा भी आता था, दूसरा बीच में पैसे मार भी लेते थे डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट सरकार के थ्रू सरकार से पैसे जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा रहे हैं थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो जिसकी वजह से सरकार को 2.7 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जनधन अकाउंट, ठीक है। जनधन अकाउंट क्या होता है, इसमें आपका बीएसबीडी अकाउंट खुलता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, जिसमें आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, मतलब इसमें मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं लगता, आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको रुपए का डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसमें आपकी 2 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है, ठीक है, पहले 1 लाख की होती थी, अब इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। साथ ही साथ आप इस बीएसबीडी अकाउंट पे ₹10,000 का ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये भी कौन अवेलेबल करवाता है, जनधन अकाउंट के अंदर बीएसबीडी अकाउंट। तो ये इधर से आपका स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर अगला है आपका पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसके तहत सरकार क्या बोल रही है, हमने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया है और उनमें से भी 2.3 लाख जो है उनको तीसरी किस्त मिल गई है। अब देखो पीएम स्वनिधि स्कीम कब आई थी, जब आपका कोरोना आया था, ठीक है। ये थी आपकी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसके तहत क्या होता था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठेले वाले हैं, ठीक है, इनको लोन दिया जाता था। और ये लोन की फिर 3 कैटेगरी बना दी थी कि पहला लोन मिलेगा आपको 10,000 रुपए का, फिर दूसरा लोन मिलेगा आपको 20,000 रुपए का, और तीसरा लोन मिलेगा आपको 50,000 रुपए का। जैसे आपने पहला लोन लिया और इसको भर दिया, फिर आप दूसरे के लिए एलिजिबल हो जाओगे, फिर आपने दूसरा लिया और इसको भी भर दिया, तो आप तीसरे के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में लोन मिलते थे, ये भी आपका पूछ सकते हैं, ये स्कीम आई थी जब कोरोना आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं कि हमने जो पीएम जनमन योजना है इसको लॉन्च किया है ताकि जो हमारे पीवीटीजी ग्रुप्स है इनकी डेवलपमेंट हो सके। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट बनती है, एक तो आपकी पीएम जनमन की फुल फॉर्म, वो है आपकी जनजाति जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, एएन से आगे आपका अभियान, ठीक है। तो ये योजना निकाली गई किस लिए, ताकि जो हमारा पीवीटीजी ग्रुप है इनकी डेवलपमेंट हो सके। तो पीवीटीजी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली वल्नरेबल वल्नरेबल, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब इनकी डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई है, और ये योजना लाए कब थे, ये लाए थे आपके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। और ये कब तक चलेगी, ये चलेगी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक, ठीक है। और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है सरकार का, तो टोटल आ रहा है ₹24,104 करोड़, ये भी याद रखना। फिर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये इस साल करीबन चौथी या पांचवी बार आ गई है इस सुर्खियों में। देखो पीएम विश्वकर्मा योजना, यह भी रिसेंटली किस लिए आई थी न्यूज में, क्योंकि इसको पीआईडीएफ के अंदर भी मर्ज कर दिया था, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर भी इसको इंक्लूड कर दिया था पीएम विश्वकर्मा योजना को, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो आपके 18 ट्रेड्स हैं, वो कौन कौन से, वो हमने डिस्कस किया हुआ है पिछली स्लाइडों में, ठीक है, पिछली वीडियो में, वहां देख लीजिएगा। जो आपके 18 ट्रेड है इनमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपकी हेल्प की जाती है ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। जिसके लिए आपको क्या क्या है, देखो 15,000 रुपए तो आपको टूल किट खरीदने के लिए दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा एट 5% इंटरेस्ट रेट। देखो टोटल इंटरेस्ट रेट है 13%, जिसमें से 8% जो है वो कौन देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको कितना देना, 5%। पर 3 लाख आपको सीधा नहीं मिलेगा, पहले आपको मिलेगा 1 लाख का लोन 18 महीनों के लिए, फिर मिलेगा आपको 2 लाख का लोन 30 महीनों के लिए। अगर आपने ये 1 लाख का लोन 18 महीनों में चुका दिया तो आप अगली लोन की किस्त के लिए, मतलब लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे 2 लाख का 30 महीनों के लिए, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई है आपकी इस साल, पिछले साल 2023 में, और ये कब तक चलेगी, 2027-28 तक चलेगी। 5 साल की स्कीम है, जिसका टोटल बजट कितना है, ₹13,000 करोड़। तो ये चीज याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एम्पावरिंग द यूथ, जो कि हमारा तीसरा पिलर है। अभी हमने 4 कास्ट पढ़ी, कौन कौन सी? गरीब, महिला, यूथ एंड अन्नदाता, फार्मर, ठीक है। तो जिसमें से हमने गरीब तो डिस्कस कर लिया पिछली साइड में, इसमें यूथ और अन्नदाता को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में हम महिला को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, एम्पावरिंग द यूथ, यूथ के कल्याण के लिए हमने क्या किया, स्किल इंडिया मिशन चलाया, जिसके तहत हर यूथ को कोई बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना काम खुद का स्टार्ट कर सके, या किसी कंपनी में जो छोटा मोटा काम है वो कर सके। तो उसके लिए उसको स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाए गए हैं, जिसके तहत स्किल इंडिया मिशन के तहत हमने 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी है। अब देखो, जो स्किल इंडिया मिशन है इसको बूस्ट करने के लिए सरकार ने 4 स्कीम्स और लॉन्च की है। तो ये स्कीम्स आपकी फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो 4 स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर आपके जन शिक्षण संस्थान, फिर है आपकी नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, और चौथी आपकी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर सरकार बोल रही है कि हमने 43 करोड़ लोन्स बांटे हैं यूथ को अंडर पीएम मुद्रा योजना। तो पीएम मुद्रा योजना भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो पीएम मुद्रा में क्या होता है, आपका जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है, ठीक है, इनको लोन दिया जाता है, ठीक है, और अप टू कितना, 10 लाख। ये 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है, कौन कौन सी? एक है आपकी शिशु कैटेगरी, दूसरी है आपकी किशोर कैटेगरी, और तीसरी है आपकी तरुण कैटेगरी। तो देखो, अगर आपका लोन अप टू 50,000 है तो आप आओगे शिशु कैटेगरी में। फिर वहीं आपका लोन अगर 50,000 से ज्यादा है, अप टू 5 लाख है, तो आप आओगे किशोर में। और अगर आपका लोन 5 लाख से ऊपर है, ठीक है, और अप टू 10 लाख है, तो आप आओगे तरुण कैटेगरी में। तो ये होती है पीएम मुद्रा योजना, जिसके तहत माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को लोन दिया जाता है। तो ठीक है, सरकार बोल रही है हमने 43 करोड़ लोन्स दिए हैं यूथ को, ठीक है, 43 करोड़ लोन्स दिए हैं यूथ को अंडर पीएम मुद्रा योजना। फिर आ रही है बात कि हमने देखो यूथ की एजुकेशन के लिए क्या किया है, पीएम श्री का बजट जो है उसको एलोकेट किया है और बढ़ा दिया पिछली बार से। इस बार कितना बजट एलोकेट किया है? 6050 करोड़। अब देखो पीएम श्री की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये क्या आपका पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। टोटल कितने स्कूल बनाए जाएंगे 5 सालों में? टोटल स्कूल बनाए जाएंगे 14,500, जिसके लिए टोटल बजट आउटले कितना 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 किया गया था? ये किया गया था आपका 27,360 करोड़, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 18,128 करोड़। और जो बाकी का शेयर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा अपनी अपनी, ठीक है। जिस स्टेट में ये स्कूल्स बनाए जाएंगे उन स्टेट का अपना शेयर होगा बाकी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे किया क्या जाएगा, आपके स्कूल्स बनाए जाएंगे 14,500, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नए स्कूल बनाए जाएंगे, आपके पुराने भी इसमें डेवलप किए जाएंगे, और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई की जाएगी ताकि ये एक रेफरेंस बन सके बाकी स्कूलों के लिए, कि बाकी स्कूलों को काम कैसे करना है इनको देख देख के वो सीख सके, ठीक है। तो ये एस्पिरेशनल स्कूल्स बनाए जाएंगे कि इनको देख के बाकी स्कूल सीखे। तो टोटल कितने बनाए जाएंगे आपके? 14,500। और इस बारी बजट एलोकेट कितना किया गया है इसमें? 6,050 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, फार्मर्स के लिए क्या है। देखो फार्मर के लिए बोला जा रहा है कि जो पीएम किसान योजना है इसके तहत हमने कितने करोड़ फार्मर्स को असिस्टेंस दिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस? 11.8 करोड़ फार्मर्स को। अब पीएम किसान सम्मान योजना आपको पता होगा कि साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं फार्मर्स को, 2-2 हजार की 3 किश्तों में, मतलब 1 किश्त, 2 किश्त, 3 किश्त, साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं फार्मर्स को अंडर पीएम किसान सम्मान योजना। फिर कह रहे हैं कि जो फसल पीएम फसल बीमा योजना है उसमें जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो कितने को दिया गया है? 4 करोड़ फार्मर्स को। अब देखो फसल बीमा योजना के तहत क्या होता है कि आपको छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है फसल बीमा का, और अगर बाई चांस आपकी फसल खराब हो जाती है, जानवर खा जाता है, आग लग जाती है, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, या ज्यादा बारिश हो जाती है, फ्लड आ जाती है, तो खराब हो जाती है, तो सरकार क्या है आपको आपकी क्रॉप की हर्जाना देगी, ठीक है। तो इसके लिए फसल बीमा योजना में आपको इनरोल करना पड़ेगा। फिर सरकार क्या कर रही है कि हमने जो ई नैम चलाया था, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके तहत हमने कितनी मंडियों को इंटीग्रेट कर दिया है? 13,161, ठीक है, 1361 मंडीज जो है उनको आपस में लिंक कर दिया है, ठीक है, जिससे 1.8 करोड़ फार्मर्स को फायदा हुआ है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 3 लाख करोड़ का पहुंच गया। अब देखो इसमें फायदा क्या है कि जैसे समझ लो एक सेब का व्यापारी है शिमला का, ठीक है, अब उसको मंडी पड़ती है चंडीगढ़ पास, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि यार मैं दिल्ली जाके बेचता हूँ, मेरे को ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो वो शिमला से पहले दिल्ली जाएगा फिर वहां जाके बेचेगा। इससे बढ़िया है अब वो ई नैम के थ्रू देख लेगा कि भाई उसको दिल्ली में कितना रेट मिलेगा, ठीक है। तो अगर उसको जस्टिफाई लगेगा तो वो दिल्ली जाएगा, नहीं तो वो चंडीगढ़ ही बेच लेगा, तो उसका आने जाने का खर्चा बच गया। तो ये फायदा है ई नैम का कि इसमें जो मंडीज है हमारी, ठीक है, उनको आपस में इंटीग्रेट किया गया है कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या रेट चल रहा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, ये सब चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये था हमारा अन्नदाता। अब बढ़ते हैं हम नारी की तरफ, ठीक है, जो महिला बचा हमारा
चौथा स्तंभ, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहां पे हम बात करते हैं मोमेंटम फॉर नारी शक्ति की, जो कि हमारा फोर्थ पिलर है, जहां पे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स। तो देखो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है हमारा कि जो हमारी मुद्रा योजना है उसके तहत हमने क्या किया है, 30 करोड़ लोन बांटे हैं किसको, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। मतलब जो महिलाएं अपना खुद का काम कर रही हैं उनकी सहायता के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ लोन बांटे गए हैं। फिर दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो हायर एजुकेशन है फीमेल्स की, उसमें फीमेल्स की इनरोलमेंट इंक्रीज कर गई है, कितने से, 28% से। मतलब पहले लोग प्रेफर करते थे कि वुमेन्स को 12th तक पढ़ाएंगे और फिर उनकी शादी कर देंगे, पर अब लोगों की मेंटेलिटी में चेंज आ रहा है। अब लोग जो है वो अपनी बेटियों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो स्टेम कोर्सेज है उसमें भी गर्ल्स की कंट्रीब्यूशन काफी इंक्रीज कर गई है, और कितनी हो गई है, 43%। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि स्टेम कोर्सेज होते कौन से हैं। देखो वो सारे कोर्स जो डील करते हैं आपके किसमें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, उनको बोलते हैं हम स्टेम कोर्सेज। तो उसमें गर्ल्स की इनरोलमेंट कितनी हो गई है, 43%। फिर बोला जा रहा है कि जो पीएम आवास योजना है, देखो ये पीएम आवास योजना हमने अगली स्लाइड में पूरी डिस्कस की है, वहां पे बताऊंगा। इन शॉर्ट मतलब ये होता है कि सरकार क्या करती है, पक्के मकान देती है गरीब लोगों को, ठीक है। तो जो पीएम आवास योजना के तहत मकान जो हाउसेस अलोकेट हुए हैं उसमें से 70% किसको दिए गए हैं, विमेंस को दिए गए हैं। फिर लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि हमने 1 करोड़ वुमेन्स को 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से लखपति दीदी बनाया है। अब लखपति दीदी क्या है, देखो ये वो महिलाएं होती हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहायता से साल का 1 लाख रुपया कमाती है, उनको हम बोलते हैं लखपति दीदी। देखो यहाँ पे मेन बात क्या है कि सरकार का टारगेट था कि वो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगी, ठीक है। पर उन्होंने देखा कि 1 करोड़ वुमेन्स तो पहले ही लखपति बन गई हैं, लखपति दीदी, ठीक है। तो उन्होंने अपना टारगेट को रिवाइज किया है, 2 करोड़ से बढ़ा के अब कितना कर दिया इसको, 3 करोड़। अब इनका टारगेट है कि वो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम रूफ टॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली। अब इसमें सरकार का ये कहना है कि हम 1 करोड़ घर, 1 करोड़ जो घर है हमारे उस पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाएंगे, जिससे क्या होगा, वो घर अपने खुद की बिजली बनाएंगे, जो कि महीने की लगभग 300 यूनिट बिजली बना पाएंगे, जिससे उनको क्या होगा, साल का 15,000 से 18,000 रुपए पे 18,000 रुपया फायदा होगा, वो अपने 15 से 18,000 रुपए बचा पाएंगे। अब ये जो रूफ टॉप सोलराइजेशन पैनल लगाएंगे उस पर जो खर्चा आएगा उस पर सरकार जो है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी, और यहाँ पे वो पैसा कमा भी सकते हैं। कैसे, देखो समझो उन्होंने महीने की 300 यूनिटें बनाई और उनकी खर्च सिर्फ 200 यूनिट हुई, ठीक है, 200 यूनिट खर्च हुई, तो जो ये 100 यूनिट बची इनकी, तो ये किसको, जो अपनी पावर कंपनीज हैं उनको ये 100 यूनिटें बेच भी सकती हैं, ठीक है। जैसे आपकी अडानी पावर होगी, टाटा पावर होगी, उनको ये अपनी जो बची हुई यूनिटें हैं उसको बेच के भी पैसा कमा सकती है, ठीक है। तो इनको अप्रोक्सीमेटली साल का 15,000 से 18,000 रुपया फायदा होगा, ठीक है। फिर इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाना, ठीक है, कि इंडिया जो है कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाए। तो उसके लिए इंडिया ने क्या डिसाइड किया है कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाएगी, किसमें, सीएनजी एंड पीएनजी में, ठीक है। और वो कैसे बनाएगी वो आगे आपको जब सरकार का इलेक्शन खत्म हो जाएगा और जो प्रॉपर बजट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे वो। फिर सरकार बोल रही है कि जो कोल गैसिफिकेशन है, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन है, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, और कितना करना है, 100 मैट्रिक टन बाय 2030, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। तो ये जो स्कीम है किसने लॉन्च की, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो देखो जो मिनिस्ट्री है इसका बोलना ये है कि जो हमारा टारगेट था 2.95 करोड़ पक्के हाउसेस बनाने का, ये हम कंप्लीट कर देंगे कब तक, 31 मार्च 2024 तक। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ये भी बोल रही है कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है, हम फिर से इलेक्ट होते हैं, तो अगले 5 साल में, मतलब 2024 से लेके 2029 तक, हम अगले 5 साल में 2 करोड़ नए हाउसेस और बनाएंगे। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। अब बढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के बारे में। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आपके नैनो डीएपी फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, इसको हम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन बनता है आपकी डीएपी की फुल फॉर्म। तो डीएपी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और जो डीएपी की कंपोजिशन है कि इसमें कौन सा मटेरियल कितना है, तो देखो डीएपी जो फर्टिलाइजर है इसमें 18% है नाइट्रोजन आपका, और 46% है आपका फॉस्फोरस। और इसको नैनो डीएपी फर्टिलाइजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये फर्टिलाइजर का पार्टिकल साइज है वो 100 नैनोमीटर से छोटा है, इसलिए इसको नैनो डीएपी फर्टिलाइजर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसमें क्या बोला गया था, आपके मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, जिससे आपका रोजगार होएगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा। तो इस स्कीम के तहत सरकार बोल रही है कि 38
38 लाख फार्मर को जो है फायदा हुआ है, साथ ही साथ 10 लाख नए रोजगार जनरेट हुए हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं एक और चीज कि जो हम मछली पालन करते थे तो पहले क्या होता था, इस स्कीम के तहत 1 हेक्टेयर में लगभग 3 टन मछली पालन होता था, ठीक है। अब इसको बढ़ा के हम कितना कर देंगे, 5 टन पर हेक्टेयर। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर साथ में बोल रहे हैं जो हमारी सी फूड एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो सी फूड एक्सपोर्ट है उसको भी हम डबल कर देंगे, कितना कर देंगे, 1 लाख करोड़ रुपीस तक, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहे हैं कि हम और नए 55 लाख एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे थ्रू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, जिसके तहत ये क्या करेंगे, 5 नए इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाएंगे, ठीक है। कहाँ बनाएंगे, फिर से वही बात है, जब सरकार इलेक्ट हो जाएगी और प्रॉपर बजट आएगा तो ये उसमें डिस्क्लोज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यही कि अब ये फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान पे। क्यों, क्योंकि देखो इंडिया सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, पाम ऑयल के लिए फॉरेन पे डिपेंड करता है। साउथ ईस्ट जो हमारा साउथ एशिया है उस पर काफी डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा पाम ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करता है इंडिया, सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है मलेशिया से, फिर करता है आपका इंडोनेशिया से, फिर करता है आपका थाईलैंड से, ठीक है। तो इस पे इंडिया का काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो इंडिया का मेन फोकस है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना ऑयल सीड्स में, ताकि उनको पाम ऑयल जो है वो बाहर से एक्सपोर्ट ना करना पड़े और उनका पैसा बचे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपका कि सरकार बोल रही है कि हम 1 लाख करोड़ का अलग से कॉर्पस रखेंगे, अलग से प्रोविजन रखेंगे, फंड रखेंगे, ताकि हम लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सके जिसका टेन्योर होगा 50 ईयर्स का। कितने का, 50 ईयर्स का। और ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पे इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, जीरो। ये इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे, ठीक है। फिर साथ ही साथ सरकार ने बोला है जो पीएम गति शक्ति था मॉडल, ठीक है, पीएम गति शक्ति स्कीम जो पिछले साल लॉन्च हुई थी, इसमें हमने 3 मेन रेलवे कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए जिसपे हमें बहुत ज्यादा काम करना है। और वो कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं, एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स, ठीक है। साथ ही साथ सरकार ये बोल रही है जो हमारी 40,000 रेल बोगीज हैं इनको हम वंदे भारत स्टैंडर्ड की बनाएंगे, 40,000 रेल बोगीज को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, ठीक है, एफडीआई वाला। सरकार बोल रही है कि जो एफडीआई इनफ्लो 2005 से 14 तक आता था, वही एफडीआई इनफ्लो 2014 से 23 में डबल हो गया। और कितना हो गया, यूएसडी 596 बिलियन डॉलर का, ठीक है। तो इतना एफडीआई हमारा इंक्रीज हो गया है, डबल हो गया है, जबकि जो 2005 से 14 में आता था, मतलब जो कांग्रेस के टाइम पे आता था उससे हमने काफी अच्छा काम किया, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट जो है कंट्री में वो डबल हो गए, वो कितने हो गए, 149। और क्या बोल रहे हैं कि 517 न्यू रूट्स, मतलब 517 नए रूट्स पे एयर फ्लाइट्स चलना स्टार्ट हो गए, जो कि 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को लेके जाती है। और इंडिया ने नए 1000 न्यू एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर किया है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ है, ये सब कुछ हुआ आपका उड़ान स्कीम से पॉसिबल, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें क्या था कि नॉर्मल पीपल्स के लिए अफोर्डेबल फ्लाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग गर्ल्स जो कि एज ग्रुप में आती है 9 to 14 ईयर्स के, उनको हम इंकरेज करेंगे फॉर सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन, ठीक है, इसके लिए इंकरेज किया जाएगा। अब देखो रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक न्यूज वायरल हो गई थी कि पूनम पांडे की डेथ हो गई ड्यू टू सर्विकल कैंसर, तो वो इसी कैंसर की बात हो रही थी, ठीक है। तो सरकार क्या बोल रही है, जो लड़कियां हमारे 9 से 14 साल की उम्र में आती है उनको हम इंकरेज करेंगे फॉर सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के बारे में। अब देखो ये दो स्कीमें किस लिए लॉन्च की गई थी, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड फॉर चिल्ड्रंस, जो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, मिड डे मील, या फिर जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूविन प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यूविन प्लेटफॉर्म किस लिए लॉन्च किया था कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए उनको टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगते हैं। तो उनको कौन कौन सा इंजेक्शन लग चुका है, फिर आने वाले टाइम में कौन सा इंजेक्शन लगना है और किस डेट को लगना है, वो सारी डिटेल आपकी इस यूविन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये किस लिए निकाला गया है, ताकि हम जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है उसको बूस्ट कर सके। अब मिशन इंद्रधनुष क्या है हमारा, कि जो हमारी इंडिया की जनता है उसको फुली इम्यून बनाने का, ठीक है, सारे डोजेस जो है उनको कंप्लीटली प्रोवाइड करवाने का। तो ये हमारा मिशन इंद्रधनुष है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 की, वो कितनी पहुंच गई है, 1.66 लाख करोड़। एवरेज मतलब जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो जीएसटी आए हमारे, इनके हम टोटल करके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मंथ से, तो वो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज जीएसटी कलेक्शन कितना बैठ गया इंडिया का, 1.66 लाख करोड़, ठीक है। अगर हम बात करें
सरकार की इनकम की, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा वो किससे कमाती है? इनकम टैक्स से। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका? जीएसटी। तीसरे नंबर पे आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये चीज याद रखना आप, ये पैटर्न भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि आपकी कब लॉन्च हुई थी? 2016 में। इसमें क्या बोला गया था? जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको फ्री एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सरकार बोल रही है हमने मोर देन 10 करोड़ लेडीज को, जो कि पुअर है, ठीक है, जो गरीब घर से आती है, 10 करोड़ महिलाएं, उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग उजाला स्कीम। ये कब लॉन्च हुई थी आपकी? ये लॉन्च हुई थी आपकी 2015 में। और उजाला की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? जो हमारे एलईडी बल्ब थे पहले, वो काफी महंगे आते थे, 300-400 रुपए के बल्ब आते थे, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही थी? सब्सिडाइज करके उसको 100-100 रुपए में बेच रही थी, ठीक है, ताकि जो है हर घर में जो बिजली का कंजप्शन है वो कम हो सके, क्योंकि एलईडी के थ्रू बिजली का कंजप्शन जो है वो कम होता है। तो उजाला स्कीम के तहत सरकार ने क्या कहा कि हमने 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स, ठीक है, फिर 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट्स एंड 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यूजिंग उजाला स्कीम। फिर लास्ट है आपका स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, ठीक है। तो इस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था कब? 2015 में, जनवरी में। तो इसके तहत क्या था? जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स थी, ठीक है, जो हमारे हाईवेज वगैरह पे रोड साइड जो लाइट्स होती है उनको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट्स, उसके तहत हमने 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल की हैं। तो ये था हमारा बजट के रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स और कुछ डाटा। जल्दी आपको मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।